लिख लीजिए, षष्ठेश एकादशेश षष्ठेश एकादशेश का संबंध द्वितीयेश षष्ठेश एकादशेश का संबंध द्वितीयेश से हो तो जातक ऋणग्रस्त रहता है। ऋणग्रस्त या ऋण योग होता है, कुंडली में ऋण योग होता है। ठीक, क्या लिखे हैं? संबंध अगर द्वितीय और द्वितीय से हो तो जातक ऋणग्रस्त रहेगा। पंचानन जी एक बार फिर बोलिए। गुरुजी, षष्ठेश और एकादशेश का संबंध द्वितीय और द्वितीय से हो तो जातक ऋणग्रस्त रहेगा। हाँ, चलिए, इसको समझने से पहले एक चीज हम समझ लेते हैं। ज्योतिष शास्त्र में एक होता है भावात भावम। क्या? भावात भावम। भावम। ठीक, भावात भावम का सिद्धांत, ये भी अपना फलादेश में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ये सिद्धांत भी। ठीक, इसका मतलब क्या कि जो आप किसी भी भाव से वो विचार कुछ भी करते हैं आप, तो ठीक उसी से, उसी भाव पे, उसी संख्यक भाव से आप वही चीजें आप विचार कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, जैसे मान लिया आप पंचम भाव से पुत्र आदि का विचार कर सकते हैं, ठीक है। अब वही पुत्र आदि का विचार आप पंचम से पंचम भी कर सकते हैं। ठीक, पंचम से पंचम मतलब पंचम भाव से पुत्र का विचार करते हैं तो पंचम से पंचम कौन हुआ? नवम भाव होगा ना। पंचम से पंचम गिनिए, 1 2 3 4 5, नवम भाव हुआ ना। ठीक, उसी तरह जो आप भूमि आदि का विचार करते हैं चतुर्थ भाव से, तो वही भूमि आदि आप जो है चतुर्थ से चतुर्थ, तो चतुर्थ से चतुर्थ कौन होगा? सप्तम होगा। जैसे ये चतुर्थ भाव यहां से भूमि का विचार करते हैं तो इस वही विचार आप चतुर्थ से चतुर्थ मतलब आप सप्तम से भी कर सकते हैं। ठीक, जो विचार आप रोग का करते हैं, रोग का विचार आप कहां से करते हैं? षष्ठ भाव से। ठीक, तो वही विचार आप षष्ठ से षष्ठ, तो षष्ठ से षष्ठ कहां होगा? 1 2 3 4 5 6, एकादश भाव होगा। एकादश भाव से कर सकते हैं। ठीक, वही आप सप्तम भाव में जहां स्त्री का विचार करते हैं तो वही आप सप्तम से सप्तम, ठीक, सप्तम से सप्तम मतलब लग्न से भी वही चीज आप कर सकते हैं विचार। ठीक, जो विचार आप अष्टम भाव से करते हैं, ठीक, अष्टम भाव से मृत्यु का विचार करते हैं यहां से, तो वही विचार आप अष्टम से अष्टम, तो अष्टम से अष्टम गिनने पर कहां आएगा? तृतीय भाव, यहां से कर सकते हैं। आठवें से आठवें, तो आठवें से आठवें गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यहां हो जाएगा तृतीय भाव। ठीक, जो आप जैसे दक्षिण भारत में पिता का विचार नवम भाव से करते हैं तो ही आप नवम से नवम अर्थात पंचम से कर सकते हैं। ठीक,
आप राज्य का विचार यहां दशम भाव से करते हैं, तो वही राज्य का विचार आप कहां से कर सकते हैं? सप्तम से। सप्तम से। दशम से दशम अर्थात सप्तम से कर सकते हैं। ठीक। और आप आय का विचार, आमदनी का विचार कहां से करते हैं? एकादश भाव से। तो वही विचार आप एकादश से एकादश, मतलब एकादश से एकादश क्या होगा? नवम भाव से भी कर सकते हैं, उसी संख्यक से। ठीक, बात आई समझ में? जी गुरुजी। इसको कहते हैं भावात भावम का सिद्धांत। ये भी अपना फलादेश में महत्वपूर्ण भूमिका। अब देखिए कुछ जगह अपवाद हो जाएगा। ठीक, अपवाद तो रहेगा यहां भी। जैसे अब मान लीजिए द्वितीय से द्वितीय, ठीक, तो द्वितीय से द्वितीय क्या होगा? ये मान ली द्वितीय भाव धन का है, तो द्वितीय से द्वितीय तो ये होगा, लेकिन यहां पे नहीं होगा, दोनों विपरीत हो जाएंगे। ये दोनों परस्पर अत्यंत विरोध है, द्वितीय और तृतीय का, तो यहां से हम नहीं कर पाएंगे। यहां पे ये अपवाद वो भावम नहीं लगेगा। अब जो चीज हम द्वादश भाव से करते हैं यहां से, तो द्वादश से द्वादश क्या होगा? यहां पे होगा। ठीक, तो ये यहां पे भी ये सिद्धांत लागू नहीं होगा। ठीक है, द्वादश स्थान का विचार भी एकादश स्थान जो कि द्वादश से द्वादश है। तो इन दो अपवादों को छोड़ करके बाकी हर जगह हम जो है भावात भावम का सिद्धांत लगा सकते हैं। अब आपने लिखा, ये आगे हम इसका यत्र तत्र जहां जरूरत पड़ेगी मैं प्रयोग करूंगा। ठीक है, आप लोग भी प्रयोग कर सकते हैं, अपना फलादेश में भी महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो आपने लिखा षष्ठेश और एकादशेश का संबंध द्वितीय द्वितीय से हो जाए। ठीक, अब देखिए षष्ठ भाव किसका है? छठा स्थान जो है रोग का है, ठीक, शत्रु का है और ऋण का भी है, कर्जा जिसको बोलते हैं। ठीक, ये इसका विचार करते हैं छठे भाव से। फिर अब देखिए ऋण का विचार आप छठे भाव से करते हैं, तो भावात भावम का सिद्धांत लगाएंगे, तो वही ऋण का विचार हम कहां से कर लेंगे? छठे से छठा अर्थात एकादश भाव से। तो इसीलिए षष्ठेश और एकादशेश का संबंध किससे हो जाए? द्वितीय और द्वितीयेश, मतलब धन और धनेश से हो जाए। तो ऐसा जातक क्या होगा? ऋणग्रस्त। उदाहरण के लिए मिथुन लग्न की कुंडली बनाइए। ठीक, लग्न में सूर्य शनि बुध कर दीजिए। केतु कर दीजिए द्वितीय भाव में, चंद्रमा पंचम भाव में, राहु अष्टम भाव में, गुरु दसम भाव में, मंगल यहां पे और शुक्र यहां पे। ठीक, अब देखिए इस कुंडली में देखिए आप क्या देख रहे हैं। अब हमको देखना है संबंध, तो मैंने बताया ऐसे आप लोगों का। हाँ, अब यहाँ पे देखिए वो नियम देखिए, यहाँ षष्ठेश और एकादशेश का संबंध द्वितीय द्वितीय से हमको देखना है। तो इस कुंडली में षष्ठेश कौन है? छठे भाव में, षष्ठ मतलब 6, छठे भाव में लिखा है 8, 8वीं राशि होती है वृश्चिक। वृश्चिक मंगल, बीच में मत बोलिए, ठीक है, वृश्चिक होता है, वृश्चिक का स्वामी मंगल। तो यहाँ षष्ठेश मंगल हुआ। अब संयोग से इस कुंडली में एकादशेश ही मंगल ही हो गया, क्योंकि वहां एक लिखा है एकादश भाव में, एकादश हो गया, एकादश एक लिखा है पहली राशि मेष, मेष का स्वामी मंगल। तो षष्ठेश और एकादशेश कौन हो गए? मंगल हो गए। अब इसको हमको देखना है द्वितीय द्वितीय से संबंध। तो जब हम लव मैरिज का योग पढ़ा रहे थे आप लोगों को, तो वहां पे हमने पढ़ाया था ना कि क्या पंचमेश और सप्तमेश का संबंध होता था, लव मैरिज होता है। संबंध बताया था। संबंध कैसे? दृष्टि और युति का संबंध, विनिमय संबंध, दृष्टि संबंध, युति संबंध, स्थान संबंध, विनिमय संबंध, स्थान परिवर्तन। अब वही संबंध हमको देखना है कि षष्ठेश और एकादशेश का संबंध बन रहा है द्वितीय द्वितीय से।
तो षष्ठेश और एकादशे से एक ही ग्रह हो गया मंगल। तो मंगल देखिए अपनी चतुर्थ दृष्टि से द्वितीय भाव को देख रहा है, ठीक। मंगल चतुर्थ दृष्टि से, मंगल की हम बताए थे दृष्टि कि 4, 8 और 7 होती है, तो मंगल अपनी दृष्टि से द्वितीय भाव को देख रहा है। और द्वितीय चंद्रमा हुआ, तो चंद्रमा को भी जो है मंगल अपनी साथ देख रहा है, ठीक। तो यहाँ पे धन स्थान के स्वामी चंद्रमा पर मंगल की दृष्टि है, और धन भाव पे भी मंगल का दृष्टि षष्ठेश और एकादशे, जो कि मंगल यहाँ ऋण बन गया है, ठीक। तो ये ऐसे अगर कुंडली में हो तो कहीं ना कहीं जातक को ऋण लेना पड़ता है, ठीक। या ऋण से कई तात्पर्य होता है, लोन ले सकते हैं, ठीक। किसी का माइक खुला है, बंद कर लीजिए। तो ऋण, ठीक है, ऋण योग बनाता है। ऋण मतलब अब या तो कर्जा, बैंक से लोन भी ले सकते हैं, और अभी नहीं, उचित दशा आने पर आप उसको चुका भी सकते हैं, ठीक। तो ये संबंध अगर ऐसा बने, और बहुत सारे योग हैं, समय रहेगा तो आगे उसकी भी चर्चा करेंगे। एक ये योग भी जो है महत्वपूर्ण कुंडली में दिखे तो ये देखने को मिल जाता है, ठीक। ऋण फिर जब दशा हम पढ़ेंगे तो राजयोग कारक ग्रह भी है, ठीक। तो राजयोग कारक ग्रहों की दशा आने पर हम जो है वो ऋण को उतार भी देंगे, ठीक। अब जैसे इसी में देखिए कुंडली तो अच्छी है, लाभ स्थान मंगल अपने घर का बैठा है, और देखिए गुरु भी जो है अपने घर का बैठा हंस महापुरुष इत्यादि योग बना रहा है, जो कुलदीपक योग कहे, तो एक उचित दशा आने पर ये ऋण उतार भी देगा, ऐसा है, ठीक है। तो ये हम फलादेश में ऋण कैसे देखा जाता है, ऋण योग, ये और कई योग बनते हैं तो उनकी हम चर्चा करेंगे, ठीक है। सर एक बार वो फिर से रिपीट कर दीजिए। क्या समझ में नहीं आया तो हम रिपीट करें, बताइए। नहीं सर, जो बोला है अभी इसी योग को फिर से बता दीजिए एक बार और। नियम क्या लिखे हैं आप बताइए। षष्ठेश एवं षष्ठेश एवं एकादश। हाँ, आप लेट जुड़े हैं, ऐसा छूट गया सर, इसीलिए थोड़ा लेट जुड़े हैं ना। हाँ सर, तब नहीं बताएंगे। जो समय से जुड़ा है उसको नहीं सर, कोई टाइम से जुड़ गया था सर, मैं लिख नहीं पाया था, इसलिए शायद ऐसा डाउट हो रहा है। जो समय से जुड़ा हो, सर आवाज नहीं आ रही आपकी। गुरुजी आवाज नहीं आ रही है। रुको, आ जाएगी मैडम जी। आने पर जो है आप चुका देंगे। देख लेंगे राजयोग कारक ग्रह की कब दशा आएगी, वो दशा हम आगे पढ़ेंगे, चर्चा करेंगे उसकी, ठीक है। गुरुजी आवाज नहीं आ रही थी आपकी उतनी देर से। और किसी को नहीं आ रही थी आवाज? जी गुरुजी नहीं नहीं आ रही, गुरुजी आई नहीं आ रही, किसी को बीच में कट गई आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है। अभी आ रही है? आ रही है जी गुरुजी, आ रही गुरुजी। जी गुरुजी आ गया। हाँ, तो वही कह रहा था मैं कि इसके लिए, उपाय के लिए ऋण मोचन एक स्रोत है, उसका पाठ जो है लाभप्रद रहता है, ठीक है। जी गुरुजी। ठीक है, तो ऋण मोचन के पाठ से कर्ज से मुक्ति मिलती है। अब हाँ, कुछ कर्ज ऐसे होते हैं जो चढ़ा ही रहता है, उतरता नहीं है कभी,
है, कहता है ना कर्ज होता तो उतार ही देते, कमबख्त तेरा इश्क था जो चढ़ा ही रहा। तो बात की बात है। तेरे कर्ज में मेरे फर्ज में मोहब्बत कुछ धुंधली सी होती जा रही है। तो बात की बात है। तो ये होता है ऋण योग, ये हम देखेंगे। ठीक, जैसे द्वितीय भाव किसका किसका होता है, धन, क्या विचार किया जाता है? धन, वाणी, विद्या, बुद्धि और नेत्र, कुटुंब। बुद्धि, कुटुंब वगैरह सबका विचार किया जाता है। अच्छा, ये सब क्या द्वितीय भाव से विचार किए जाते हैं। नेत्र का, किसका? नेत्र, हर द्वितीय भाव से किया जाता है। तो लिख लीजिए, सूर्य द्वितीय अथवा द्वादश में स्थित हो। ठीक, सूर्य द्वितीय अथवा द्वादश में स्थित हो। सूर्य द्वितीय अथवा द्वादश स्थान में स्थित हो और पापक ग्रहों के प्रभाव में हो। सूर्य द्वितीय अथवा द्वादश स्थान में स्थित हो और पापक ग्रहों के प्रभाव में हो, तो नेत्र से संबंधित कष्ट होता है। ठीक, मिथिलेश जी क्या लिखे हैं? सूर्य द्वितीय या द्वादश भाव में स्थित हो तो जातक को ग्रहों के प्रभाव में हो तो, पापक ग्रहों के प्रभाव में हो तो नेत्र जी हम बोले क्या? ठीक, हाँ वृंदा जी बोलिए। सूर्य द्वितीय या द्वादश भाव में स्थित हो और पाप ग्रह के प्रभाव में हो तो नेत्र संबंधी रोग होता है। हाँ, अब देखिए ये योग भी जो है, और रोगों पे मैं विस्तृत चर्चा करूंगा। फिलहाल ये आया प्रसंग तो मैं वो कर देता हूं। चलिए, अब देखिए सूर्य द्वितीय और द्वादश में हो। पहले एक कुंडली बना लीजिए आप लोग मकर लग्न की। ठीक, अब लग्न में शुक्र को कर दीजिए, द्वितीय भाव में चंद्रमा को कर दीजिए, तृतीय भाव में राहु, चतुर्थ भाव में गुरु, यहाँ पे केतु, ठीक, मंगल शनि को यहाँ कर दीजिए और बुध को यहाँ, ठीक, और सूर्य को यहाँ। सूर्य को द्वादश भाव में। अब देखिए ये इस व्यक्ति की दाई आंख जो है छोटी उम्र में ही जाती रही। अब यहाँ पे हमको देखिए देखना है कि हमने नियम के अनुसार लिखा कि द्वितीय और द्वादश में शुक्र हो तो सूर्य हो, द्वितीय और द्वादश में सूर्य हो और पापक ग्रहों के प्रभाव में हो। ठीक, तो अब यहाँ देखिए सूर्य द्वादश भाव में है। अब इस सूर्य पे हमको देखना है पापक ग्रहों का प्रभाव है कि नहीं है। तो देखिए सूर्य पर जो है शनि की दृष्टि है कि नहीं, शनि दशम भाव में बैठा है। शनि अपनी तृतीय दृष्टि से, शनि एक पापक ग्रह है, नियम में आपने लिखा है कि द्वितीय और द्वादश में सूर्य हो, पापक ग्रहों के प्रभाव में हो। प्रभाव बताया था दृष्टि युति दशम स्थिति। तो यहाँ आप देख रहे हैं सूर्य द्वादश भाव में है और शनि दशम भाव में है चूंकि पापक ग्रह है, और शनि जो है सूर्य को देख रहा है अपनी तृतीय दृष्टि से। और कौन शनि देख रहा है? उच्च का शनि है। ठीक, वो भी मंगल पापक ग्रह के साथ बैठा है। खैर शनि अपने आप में उच्च का है
और देख रहा है, उतना ही पर्याप्त है। फिर देखिए केतु का प्रभाव पड़ रहा है सूर्य पे कि नहीं? पढ़ रहा है। कैसे पड़ रहा है? दशम स्थिति प्रभाव। दशम भाव स्थिति पड़ रहा है प्रभाव। आप लोगों को पढ़ा सूर्य से उज्जवत केतु जी। हाँ, आप नहीं, आप लोगों को मैंने पढ़ाया था दसवां स्थिति प्रभाव, स्क्वायर एस्पेक्ट का सिद्धांत जो था, दसवां स्थिति प्रभाव। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि सूर्य जो है, सूर्य से दशम में कौन है? केतु है। केतु अपनी दसवां स्थिति प्रभाव जो है प्रभाव किस पे डाल रहा है? सूर्य पे डाल रहा है। ठीक, इस स्थिति से जो है आप देख रहे हैं कि सूर्य पर किसका? शनि और केतु का प्रभाव। फिर देख लीजिए, और अगर द्वादशेष की भी बात करें, संयोग से यहाँ द्वादशेष भी जो है पापक ग्रह शनि और मंगल की दृष्टि में, द्वादशेष गुरु भी। ठीक, अब देखिए, अब एक प्रश्न यहाँ पे उठ सकता है कि शनि जो है, ये है फलादेश, देखिएगा शनि जो है किस पे? सूर्य पे प्रभाव डाल रहा है या केतु डाल रहा है? लेकिन जो सूर्य है वो शुभ मध्यत्व में भी तो है। एक तरफ देखिए शुक्र है, हाँ गुरुजी, ये लेकिन शुभ है, मध्यत्व तो शुक्र और बुध के बीच में है, तो नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ शुक्र बुध जो दोनों हैं, ये पापी ग्रहों का पार्ट खेल रहे हैं। ठीक, कैसे? क्योंकि देखिए बुध किसका है? बुध जो है केतु अधिष्ठित राशि का स्वामी है। बुध क्या है? केतु अधिष्ठित राशि का स्वामी। बुध की राशि में केतु बैठा है, उस राशि का स्वामी कौन है? बुध। इसको कहते हैं बुध क्या है? केतु अधिष्ठित राशि का स्वामी। बात आई समझ में? केतु किसकी राशि में? बुध की राशि में बैठा है, और उस राशि का स्वामी बुध जो है देखिए सूर्य के बगल में है, तो ये भी एक पापी ग्रहों का पार्ट ही खेल रहा है। ठीक, ऊपर से देखिए शुक्र जो है तुला राशि का स्वामी है, तो शुक्र किसका स्वामी हुआ? मंगल शनि अधिष्ठित राशि का स्वामी। मंगल क्या हुआ? वो शुक्र क्या हुआ? मंगल शनि अधिष्ठित राशि का स्वामी। और बुध क्या हुआ? केतु अधिष्ठित राशि का स्वामी। बात आई समझ में? ये जी गुरुजी। ऐसे समझिए, फिल्मों में जैसे होता है ना कि विलेन क्या करता है? हीरो की फैमिली को, किसी को किडनैप कर लेता है और फिर उससे कहता है, गलत काम करवाता है, तुम बैंक लूटो, यहाँ करो, ऐसा करो, है ये काम करो, ये काम करो, उससे मतलब अनुचित कार्य कराता है। तो ठीक यहाँ पे भी वैसा ही हुआ कि केतु बैठ गया बुध की राशि में और मंगल शनि शुक्र की राशि बैठे। अब वो देखिए दोनों शुभ मध्यत्व में बैठ तो रहा है सूर्य, लेकिन हम कहेंगे कि दोनों पापी ग्रहों का पार्ट खेल रहे हैं, कुछ करने में असमर्थ हो गए। मंगल शनि सूर्य को देख रहा है, या केतु जो है केतु दशम में प्रभाव डाला है, तो ये शुक्र बुध भी क्या हो गए? पापी ग्रहों का पार्ट खेल रहे हैं यहाँ पे। तो ये होता है अधिष्ठित राशि। जहां जहां शास्त्र में अधिष्ठित शब्द आया है तो इसको यही समझेंगे, पढ़ेंगे आप शास्त्र जब जो है स्वाम फलित विक्रम, तो वहां अधिष्ठित शब्द आ जाए। और कई एक परिभाषित शब्द है, आक्रांत हो गया, इससे आक्रांत हो, वो मैं आगे चर्चा करूंगा। गुरुजी एक प्रश्न कर सकती? क्या है बताइए? सर गुरुजी लग्नेश भी तो है शनि, शनि लग्नेश है। हाँ, तो लग्नेश तो शुभ कहा जाता है हमेशा। हाँ, तो यहाँ किसकी बात हो रही? बात हो रही है नहीं, मतलब शनि की दृष्टि है ना सूर्य पर। किस पे? शनि की दृष्टि है सूर्य पर। हाँ, तो वो दृष्टि खराब मानी जाएगी? बिल्कुल, क्योंकि पापक ग्रह अपना पापक तो दिखाएगा। वो लग्नेश है, उच्च का बैठा है, ठीक है जी। लग्नेश उच्च का वहां पे बैठा है दशम भाव में, सस महापुरुष योग बना रहा है, ठीक है। मंगल है, वो अपना तो वो अलग फल देगा, ठीक। लेकिन बात यहाँ नेत्र की आ रही है, तो क्या जरूरी जो सस महापुरुष राजयोग कारक तो बनाएगा, भौतिक संपदा देगा, तो क्या जो व्यक्ति संपन्न है उसको नेत्र रोग नहीं होगा?
ज्यादा चश्मा वही लगाए रहते हैं जो ज्यादा पैसे वाले होते, देखेंगे है कि नहीं? तो हाँ लग्नेश, हाँ वो है इतना तो इसको बोलेंगे कि बुद्ध की अधिष्ठित राशि केतु है। क्या क्या बोल रहे हैं? देखिए बात के अब ये थोड़ी कि जिसके पास राजयोग से सुविधा है उसको नेत्र कष्ट नहीं होगा, ये कोई गारंटी थोड़ी है। कोई ये वो है कि राजयोग तो कोई कष्ट नहीं होगा। बात यहाँ किसकी होगी? नेत्र रोग की होगी। शनि है, पापक ग्रह है, अपना वहां पर है तो प्रभाव तो दिखाएगा। गुरुजी यहाँ एक और कंडीशन बन सकती है ना? क्या यहाँ पे ना शस्त्र जो हो रहा है वो बुध बन रहा है, बुध ऑलरेडी है ना केतु के राशि केतु के प्रभाव में है, तो भी मतलब वो प्रभाव रोग का स्थिति दिख ही रही है सामने। आवाज क्लियर नहीं आ रही है, कट कट के आ रही है। गुरुजी ये कह रहे हैं और आप वो कैसे बोला जाएगा? बुद्ध की अधिष्ठित राशि केतु ऐसा बोलेंगे? हाँ, बुध अधिष्ठित राशि का स्वामी तो केतु अधिष्ठित राशि का स्वामी। ठीक, चलिए एक कुंडली और ले लीजिए। मकर लग्न, गुरुजी लग्न में बुध बैठा दीजिए, द्वितीय भाव में केतु और सूर्य। ठीक, तृतीय भाव में शुक्र को कर दीजिए। ठीक, और राहु को अष्टम भाव में, चंद्रमा को यहां, ठीक, शनि को यहीं कर दीजिए फिर से। और मंगल को यहां कर दीजिए और गुरु को भी यहां कर दीजिए। ठीक है, अब देखिए यहां पे, देखिए यहां सूर्य जो है द्वितीय भाव में बैठा है, केतु के साथ है, और जो शनि की राशि शत्रु है, ठीक, शत्रु राशि में बैठा है। ठीक, और फिर मंगल की दृष्टि है। ठीक, किसकी दृष्टि है? अब मंगल, अब ये कह देंगे कि मंगल लाभ है, अपने घर में बैठा है तो ये तो अच्छा होगा। अरे वहां बैठा, वहां लाभ कराएगा, लाभे से लाभे, कभी जातक में कभी तो शक्ति लाएगा, वो सब है, लेकिन अब ये थोड़ी कि उसको नेत्र रोग नहीं करेगा है। तो मंगल यहाँ पे देखिए क्रूर दृष्टि है। तो द्वितीय भाव में क्या हुआ? यहाँ सूर्य जो है शत्रु राशि में बैठा है, केतु के प्रभाव में है, और मंगल की दृष्टि है, राहु की दृष्टि तो खैर है। ठीक, तो ये जो है ऐसी स्थिति आप खुद प्रैक्टिकल देखिएगा कि जिसके कुंडली में द्वितीय भाव में सूर्य है और क्या है, पापक ग्रहों से वो सूर्य प्रभावित है, तो क्या नेत्र संबंधित कष्ट है उसको। और तमाम बहुत, अगर राहु केतु भी द्वितीय भाव में हो तो व्यक्ति चश्मा लगा देता है बाल्यकाल में ही है। नेत्र रोग से कई परिभाषाएं हैं, कम दिखना, चश्मा लगाना, मोतियाबिंद, कई तरह के हो जाएंगे। और कई सारे हैं कि रवि द्वादश से नेत्र दोष हम करे थी, द्वादश भाव में रवि हो तो नेत्र दोष करता है, लेकिन मात्र ऐसा नहीं, अगर बलवान हो, शुभ ग्रहों से दृष्टि हो तब नहीं करेगा, और अगर पापक ग्रहों से प्रभावित होगा तो निश्चित रूप से करेगा, क्योंकि सूर्य जो है प्रकाश का कारक है। द्वितीय और द्वादश ये क्या है? आंख है। हालांकि कई जगह कहते हैं द्वितीय भाव जो है दाहिनी आंख है और द्वादश भाव बाई आंख है। आंख तो आंख होगी, जब चश्मा लगेगा तो थोड़ी, एक आंख का चश्मा थोड़ी आता है, दोनों आंख का नाता है, दोनों में तो टांगना ही पड़ेगा है? और फिर उसमें कान का क्या दोष, टांगना तो काने में पड़ेगा। चरक जी क्या कहते हैं? एक अंग की कमजोरी सारे शरीर में दोष पैदा कर देती है, तो वही बात है, कान का क्या कसूर, लेकिन सजा भुगतनी पड़ती कान को भी। तो ये बात है। ठीक है, तृतीय द्वादश में अगर सूर्य हो, पापक ग्रहों से प्रभावित हो, तो नेत्र संबंधी कष्ट होगा। ये आप लोग कुंडली में प्रैक्टिकल करके देख लीजिएगा, जिसके द्वितीय भाव में है। बात आ गई समझ? इससे संबंधित किसी का प्रश्न? गुरुजी यहाँ दसम भाव स्थिति भी तो बन रही है। किसकी? मंगल की। सूर्य से द्वितीय भाव से गिरेगा सूर्य को, तो मंगल का आएगा ना इसमें प्रभाव। दसम स्थिति बन रही है, चतुर्थ दृष्टि भी मंगल डाल रहा है, वही बात हुई। मंगल और गुरु दोनों की आ जाएगी।
हाँ गुरु, अब देखिए वही गुरु दशम स्थिति प्रभाव तो डाल रहा है, ठीक है, हाँ लेकिन वो गुरु बैठा किसके साथ है? मंगल के घर में बैठा है ना। हाँ, पाप ग्रह के साथ बैठा, पाप ग्रह के घर में बैठा हुआ है। बैठा तो मित्र के घर में है, मंगल के साथ है, लेकिन मंगल अपना प्रभाव डालेगा तो गुरु मना थोड़ी करेगा। हाँ वो भी अपना दिखाई देगा थोड़ा, लेकिन नेत्र संबंधी कष्ट रहेगा नहीं, कुछ तो चश्मा लगा ही देगा। हाँ मतलब समस्या कम हो जाएगी, कहने का मतलब। कम प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए सुबह विवेक का प्रयोग करके, कब सुबह प्रभाव हो तो थोड़ा कम रहेगा, नहीं एकदम अंधा होगा, ठीक है। इस तरह से फलादेश हम करेंगे। अब देखिए सत्यम पांडे जी कह रहे हैं कुंडली में द्वादश भाव में सूर्य है, चश्मा लगा है, सिर दर्द भी हो रहा है, तो बिल्कुल ये होगा, प्रैक्टिकल करके आप लोग देख लीजिएगा। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में भावात भावम का अप्लाई होता है क्या? बिल्कुल होता है, कर सकते हैं, आप देख सकते हैं, कभी कभी दिख जाता है। और फिर आरूढ़ भी होता है, पदलग्न जिसको बोलते हैं, वो भी प्रभावित करता है, ठीक है। जैमिनी को तो आरूढ़ लग्न ही विचारती है, मतलब जैसे पंचम में बैठा हो, पंचम के पंचम वहां से विचार करे। चलिए गुरुजी क्वेश्चन था, बोलिए। ये द्वितीय से द्वितीय का जो आप बोल रहे हैं, तो ये जैसे सेकंड और थर्ड भाव में लागू होगा, बाकी में जैसे सप्तम से अष्टम के लिए या अष्टम से नवम के लिए, तो वहां तो लागू होगा ना? ये लागू होगा केवल द्वितीय से द्वितीय और द्वादश से द्वादश, ये थोड़ा थोड़ा विपरीत विरुद्ध हो जाते हैं ना, इसलिए वहां पे भावात भावम नहीं लगेगा, ठीक। अच्छा अभी तक ये बताए उच्च नीच किसको नहीं याद है? हमें नहीं, हम नहीं समझ पाए हैं गुरुजी। समझ याद है, उसको समझना नहीं याद है कि नहीं? याद भी नहीं है गुरुजी। तो उसको याद कर लीजिए, उसमें समझना का सूर्य मेष राशि में उच्च, तुला राशि में नीच। गुरु हम बोल के बताएं क्या? नहीं बताना नहीं, वो नहीं चल रहा, याद कर लीजिए। और किसको नहीं याद है उच्च नीच? ग्रुप में भेजा गया है गुरुजी। भेजा गया है, सब भेजा गया, देखेंगे कभी ग्रुप खोल के तब ना पता चलेगा। एक चार्ट और दिखाई दे रहा है, देखिए ये देखिए उच्च नीच है। अब इससे संबंधित फलादेश आगे चलेंगे। यहाँ पे थोड़ा एक टाइप मिस्टेक हो गया है, शनि की उच्च में जहां मेष लिखा है वहां तुला होगी, ठीक, नीचे में जो है मेष, ठीक है। तो ये उच्च नीच अब याद कर लीजिएगा, क्योंकि अब इससे संबंधित योग आएंगे तो फिर इंतजार नहीं होगा, जिसको नया किसी का बिल मत लिया कर, ठीक है। मुझे को मालूम नहीं है अभी किसको देना किसको नहीं देना, क्या ना भैया आएंगे नेक्स्ट वीक देना। आप लोग ध्यान दें, इस तरह न करें। तो देखिए ये उच्च नीच है, ठीक है। यहाँ पे शनि का हमने बता दिया, शनि का तुला होगा और नीच मेष होगा, टाइपिंग मिस्टेक। अब देखिए सूर्य मेष राशि पे उच्च का, राशि पे नीच का, ये देखिए एक बिंदु था जो हमारे हालांकि ग्रह गणित में इसका कोई प्रयोजन नहीं, लेकिन आचार्यों ने हमारे देखा कि ग्रह इस राशि पे उच्च का है और यहाँ पे बैठता तो अच्छा फल देता है। जैसे मान ली कोई ग्रह उच्च का है तो हम कह सकते हैं 100% फल, ठीक है। और मूल त्रिकोण में है तो 75%, ठीक। अपनी राशि में है तो 50%, ठीक। और मान लीजिए मित्र की राशि में है तो 25%, 15% कह सकते हैं, 25 कर सकते हैं। और उधर नीच में है तो 0, ठीक है। तो सूर्य मेष राशि पे उच्च, और आप उच्च याद कर लीजिए सभी ग्रहों का, ठीक है। फिर उच्च जहां उच्च का होता है ठीक उससे 7वीं राशि नीच की होती है, ठीक है। ठीक है सर। और तो अंश क्या है सर? अंश 10, 3, 1 क्या है? अंश देखिए ये परम उच्च है। जैसे मान लीजिए सूर्य का कहा मेष राशि पे 10 अंश का उच्च का है, ठीक है। तो मान लीजिए कोई 10 तल्ले की बिल्डिंग है, तो सूर्य एकदम 10वें तल्ले चढ़ा है, ठीक। तो क्या कहेंगे? अरे सूर्य एकदम परम उच्च का है। तो 10 अंश क्या उनका परम उच्च है,
कि सूर्य अपने परम उच्च का है, लेकिन 9 अंश पे है तो क्या कहेंगे? उच्च का। 8 अंश पे है तो उच्च का, 8वें तल्ले में है तो उच्च का, ठीक, 5वें तल्ले में है तो उच्च का है। अब फिर वो 10 तल्ले की बिल्डिंग ही है, 10 के बाद फिर मान ली वो नीचे ही उतरेगा, जो ग्रहों की गति है, स्थिति है, वृत्ताकार है, भ्रमणकार है? तो इस तरह से तुला राशि में 10 अंश का नीच का है, मतलब वो तुला राशि पे 10 अंश का एकदम नीच का। जैसे मान ली कोई नाला है, नाले में किसी को डुबो दिया जाए तो क्या कहेंगे? वो नीच का है। अब गला निकाला, सिर निकला है, वो 9 अंश पे है, 10 अंश पे क्या? तुला राशि परम नीच का है। नाले में कोई डूबा व्यक्ति कहेंगे परम नीच का है। और नाले से निकला हुआ है, गर्दन निकला है वो उसका, तो क्या कहेंगे? नीच का है, 8 अंश पे। कमर तक है, 5 अंश में मान लीजिए, नीच का। इस तरह से अब वो अलग बात कहती है कि सूर्य क्या है? सूर्य राजा है, उच्च का कहा हुआ? मेष के घर, मंगल के घर में हुआ, मतलब सेनापति के घर में। कितने अंश तक? 10 अंश तक है। तो पहले सेनापति ही चढ़ाई करता है, फिर जाके राजा वो कर देता है। नीच का कहाँ होता है? तुला के उसमें। तुला क्या है? शुक्र की राशि है, शुक्र मतलब भोग विलास का कारक है। अब राजा कहाँ नीच का हो जाएगा? जा करके भोग विलासिता अगर मिल जाए सुंदर स्थिति, तो वहां जाके अपना राजत्व तो खो देगा, नीच का हो जाएगा। कितने अंश तक? 10 अंश तक। बाद में उसको याद आएगा कि अरे मैं तो राजा हूं, मुझे इस सब में नहीं पढ़ना है। ठीक है सर, बट आइडेंटिफाई कैसे करेंगे सर कि 10 अंश है या 3 अंश है, 28 क्या है? क्या आइडेंटिफाई कैसे करेंगे सर कि ये 10 अंश है या फिर 3 अंश है? ऐसे मतलब आप कुंडली निकालेंगे सॉफ्टवेयर में, वो सब ग्रहों का अंश दिया रहता है। ओके ठीक है, स्पष्ट दिया रहता है नीचे। और आइडेंटिफाई करना हो तो ये 29 तारीख से क्लास चल रही है कुंडली की, तो इसमें यही बताया जाएगा, राशि अंश कला विकला संबंधित चीजें होगी। इनरोल कर, हाँ, और आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। थैंक यू सर। जो जिसको नहीं आता वो सूर्य मेष में उच्च है और शनि भी मेष में उच्च है क्या? वही तो मैं बताया। शनि पहले से आपने शायद ध्यान से सुना नहीं है, तो अभी जुड़ रहे हैं। मैंने पहले ये पीपीटी दिखाते ही सबसे पहला शब्द यही बोला कि इसमें टाइपिंग मिस्टेक है। आप शनि की जो है मेष की जगह तुला कर देंगे, तुला की जगह मेष कर देंगे। ठीक है गुरुजी, आपने ध्यान नहीं दिया होगा, पहला शब्द यही बोला। अगर मेष राशि में सूर्य 15 अंश पे या 20 अंश पे हो तो वो उच्च का नहीं होगा? होगा, उच्च का होगा। ये जो 10 अंश है ये परम उच्च का कह रहे हैं। 10वें तल्ले पहले, हाँ, उसके बाद उच्च का होगा जी। हाँ, ये सब आप बताए कराते हैं। ठीक है जी गुरुजी। हाँ, अब प्रत्येक ग्रहों का क्या लॉजिक लगाते, क्यों उच्च का है, क्या कैसे है। अब शनि जैसे मान लीजिए तुला राशि में उच्च का है, ठीक, और मेष राशि में नीच का। शनि क्या है? नौकर कारक ग्रह है। तुला मतलब शुक्र, भोग विलासिता है। तो अब जब नौकर कारक है, भोग विलासिता उसको मिल जाएगी, तो मालिक का बिस्तर साफ करते करते जो है शनि सोचेगा थोड़ा बैठ के देखे कितना गुलगुल है कि नहीं, तो वहां पे उच्च का रहेगा। भाई जो मालिक खाना खाएगा वही ना करेगा। अब प्रधानमंत्री जो गाड़ी चढ़ते हैं तो उसका ड्राइवर भी, नौकर भी तो वही गाड़ी चढ़ता है। प्रधानमंत्री जो खाना खाते हैं वो बचे के बाद वो नौकर भी तो खाता है वही चीज है। तो वही बात है। अनीच का कहाँ होगा? मेष में जाके, किसके? मंगल के घर में। मंगल कौन है? सेनापति, शनि नौकर। अब जब शनि नीच का है, वहां पे जाके नीच का क्यों होगा? अब भाई एक तो शनि नौकर है, काम कर ही रहा है, ऊपर से ज्यादा सेनापति घर में और काम करा देगा। जैसे घर की कोई बाई है, काम कर रही है, डेली तो काम करती है, अब नात रिश्तेदार आ गए तो उसको और काम करना पड़ेगा ना। तो उसी तरह शनि काम तो कर ही रहा है, अब मंगल के घर पहुंच गया तो हाँ और उसको कराएगा। जितना मालिक जो है ऑर्डर नहीं देता उससे ज्यादा नौकर करता, उसका पीए वो करता है। ठीक, इस तरह प्रत्येक ग्रहों का जो है। अब गुरु का देखिए, गुरु कहाँ उच्च का है? कर्क में उच्च का है। ठीक, कितने अंश? 5 अंश पे। कर्क क्या है? कर्क चंद्रमा की राशि है। चंद्रमा मतलब क्या? माता। अब गुरु कितना भी गुरु हो, लेकिन उसका ज्ञान जो है माता के सामने नहीं चलेगा। वो कहता है ना कि मेरी माता बहुत अनपढ़ है, पढ़ी लिखी नहीं है, 1 रोटी मांगता हूं तो 3 रोटी देती है।
तो कोई कितना भी बड़ा ज्ञानी हो, माता के सामने तो वो शिशु ही रहेगा ना। भागवत में क्या हुआ, वहां जब अश्वत्थामा ने द्रौपदी के 5 पुत्रों को मार दिया, तो वहां पे व्यास जी कहते कि माता शिशु नाम निधनम सुताना, वहां शिशु शब्द का प्रयोग करते हैं। शिशु मतलब बच्चा, जबकि वो क्या थे, बड़े बड़े महारथी थे। लेकिन कितने भी बड़े महारथी हो, लेकिन माता के सामने तो बच्चा ही रहता है ना। तो चंद्रमा के गुरु क्या है, कर्क राशि पे है, माता के सामने है, उसका ज्ञान काम कितना 5 अंश तक रहेगा। ठीक, और नीच का कहां होता है जाकर देखिए, मकर पे, किसकी राशि, शनि के, दास के अंश। अब वहां पे गुरु का तो ज्ञान काम नहीं करेगा, तो इसलिए वो 5 अंश तक जो है वहां पे नीच का है। फिर ज्ञान तो ज्ञान है भाई, उसको कोई रोक नहीं सकता है। तो फिर 5 अंश के बाद अपना जो है नीचत्व तो जो है थोड़ा कम प्रभाव, परम नीच से ऊपर उठेगा। ये सब प्रत्येक ग्रहों का है, कौन इसमें क्या कैसे, इस पे ज्यादा नहीं जाऊंगा। ठीक, तो कहने का मतलब यही था कि आप लोग उच्च नीच याद कर लें। ठीक है, अब जो है इससे संबंधित फलादेश चलेगा, तो फिर बाद में आप लोगों को समस्या ना आए, ये मैं चाहता हूं। ठीक है, नहीं तो फिर बात आगे निकल जाएगी, आप लोग उच्च नीच में ही फंसे रहेंगे। इसलिए इसका अभ्यास कर लीजिएगा। और इससे संबंधित क्या फल है वो सब हम, जैसे मान लीजिए, अभी याद कर लीजिए उच्च नीच, तब हम बताऊं। सरल सहयोग है, जल्दी से पढ़ लेते हैं। जैसे मान लीजिए सूर्य को देखिए, सूर्य, इसमें 2 कुंडलियों का सहारा लेंगे हम, लग्न कुंडली का और नवांश कुंडली। ठीक है, ये नवांश कुंडली जो है ये क्या है, होरा कुंडली, जो लग्न कुंडली की पूरक कुंडली गई, पूरक कुंडली कही गई। ठीक, मतलब दोनों एक दूसरे के पूरक है। लग्न को कहा गया इंदु सर्वत लग्नम तु कुसुम प्रभम, लग्न एक फूल समझिए। ठीक, लेकिन उस पुष्प में फल कौन देगा, ये नवांश। ठीक, नवांश कुंडली इसलिए जरूर देखनी चाहिए। कभी कभी होता है, आगे जब राजयोग हम भंग पढ़ेंगे तो कई स्थिति में हम देखेंगे, मान लीजिए कुंडली में, लग्न कुंडली में ठीक है, लेकिन नवांश कुंडली में गड़बड़ा गया मामला, तब तो कैसे, किसके सामंजस्य से फलादेश करेंगे, वैसे जानना है हमें। ठीक है, अब यहां पे देखिए, एक होता है वर्गोत्तम, क्या, वर्गोत्तम, लिख लीजिए, वर्गोत्तम, वर्गोत्तम नवांश। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए, सीधी सी बात है, कुंडली में जो ग्रह जिस राशि में हो, कुंडली में जो ग्रह जिस राशि में हो, उसी राशि में नवांश कुंडली में भी हो जाए। जैसे मान लीजिए, अब देखते हैं सूर्य कुंडली मिथुन राशि में है, तो क्या यहां भी मिथुन राशि में है, नहीं है। चंद्रमा को देख रहे हैं कन्या राशि में है, तो चंद्रमा यहाँ कन्या राशि में नहीं है। मंगल को देखिए कर्क राशि में है, तो यहाँ कर्क राशि में है, नहीं है। फिर मान लीजिए बुध को देखिए मिथुन राशि में है, यहाँ मिथुन में नहीं है। गुरु मेष राशि में है, यहाँ मेष में है, नहीं है। शुक्र कर्क राशि में, यहाँ कर्क पे नहीं है। शनि कुंभ राशि में है, यहाँ नहीं है। चलिए दूसरी कुंडली लेते हैं, यहाँ वर्गोत्तम में कोई ग्रह नहीं है। राहु केतु का भी उच्च होता है, उसकी भी राशि होती है, उनकी चर्चा मैं आगे करूंगा, चिंता मत करिएगा। अब यहां देखिए, सूर्य सिंह राशि में है, यहाँ पे सिंह राशि पे है, नहीं है। यहाँ पे देखिए चंद्रमा जो है वृश्चिक राशि में है, नवांश कुंडली में देखिए वृश्चिक में है, नहीं है। मंगल मकर राशि में है, यहाँ कुंभ में है। बुध कर्क राशि में है, यहाँ पे नहीं है। गुरु तुला राशि में है, यहाँ नहीं है। फिर शुक्र कन्या राशि में है, यहाँ पे भी नहीं है। शनि धनु राशि में है, यहाँ पे भी नहीं, इसमें भी कोई ग्रह वर्गोत्तम में नहीं है।
अब यहां देखिए, सूर्य से शुरू करते, सूर्य मीन राशि में है, यहां पे मीन राशि में है नहीं है। चंद्रमा को देखिए, मकर राशि में है, यहां पे नहीं है। ठीक, मंगल को देखिए कर्क राशि में है, यहां पे भी कर्क राशि में नहीं है। मेष राशि में है, यहां मेष राशि में नहीं है। गुरु कुंभ राशि में है, यहां कुंभ राशि में नहीं है। शुक्र जो है मेष राशि में है, यहां मेष राशि में नहीं है। शनि कन्या राशि में है, यहां भी कन्या राशि में नहीं। तो इसमें भी कोई ग्रह वर्गोत्तम में नहीं है। और ले लीजिए कुंडली, यहां सूर्य मीन राशि में है, यहां कुंभ में। दूसरा डेट ऑफ बर्थ लेते हैं। अब देखिए, सूर्य तुला राशि में है, यहां पे तुला राशि में नहीं है। चंद्रमा मीन राशि में है, यहां भी मीन राशि में नहीं है। मंगल धनु राशि में है, यहां भी धनु राशि में नहीं है। बुध तुला राशि में है, यहां नहीं है। फिर गुरु मेष राशि में है, यहां नहीं है। शुक्र जी, मेरे पास एक कुंडली है जिसमें कि दोनों राशि मिल रहा है। शेयर करिए। गुरुजी मेरे को एक डेट याद है, उसमें भी है गुरुजी, 2 नवंबर 2020। एक मिनट, अभी देख लेते हैं। 2 नवंबर 2020। टाइम रात को 11 बजे 23 PM। अब देखिए, यहां पे देखना हमको कौन ग्रह वर्गोत्तम में है अपने। तो सूर्य से शुरू करते हैं। सूर्य तुला में है और यहाँ पे कुंभ में है। फिर देखते हैं चंद्रमा वृष में है, यहाँ वृष में नहीं है। मंगल को देखते हैं, मीन में है, तो मंगल यहाँ मीन में नहीं है। फिर बुध को तुला में है, यहाँ पे बुध तुला में। अब देखिए, अब इस कुंडली में हम देख रहे हैं बुध तुला राशि में है, ठीक है। और हम देख रहे हैं कि नवांश कुंडली में भी बुध तुला राशि में है। तो इसको हम क्या कहेंगे? बुध जो है किस में है? अपने वर्गोत्तम। हाँ, ये क्या होता है? ये बहुत अच्छा योग माना जाता है, राजयोग में आता है। ये कहते हैं इस योग में जन्म लेने वाला व्यक्ति अधम कुल में भी जन्म ले तो राजयोग को भोगता है। अब कर्म के अनुसार कितना छोटा बड़ा राजयोग वो भोगेगा, लेकिन ये अच्छा माना जाता है। बस कुछ नहीं देखना है, आप ये देख लिए कुंडली में जिस राशि में ग्रह है वही नवांश में भी उसी राशि में भाव बदल सकता है। भाव में कोई दिक्कत नहीं। जैसे इसी में देख लिए चतुर्थ भाव में हमको राशि देखना है। आपको बुध जो है तुला राशि में दिख रहा है और यहाँ पे भी हमको तुला राशि में दिख रहा है। भाव नहीं देखना, भाव बदल कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये बुध क्या हुआ? यहाँ अपने वर्गोत्तम में है। और देखिए कोई ग्रह है, गुरु को देखिए धनु में है, यहाँ भी देख लीजिए दो ग्रह उत्तम में है। यहाँ गुरु भी अपने राशि में है, ठीक, और नवांश कुंडली में भी राशि देने की गुरु यहाँ पे धनु राशि में है और नवांश कुंडली में भी धनु राशि में है। इसको वर्गोत्तम नवांश बोलते हैं। गुरु अपने किस में है? वर्गोत्तम नवांश में है। अब देख लिए शनि जो है यहाँ अपने मकर राशि में है, नवांश कुंडली में भी देखिए मकर राशि में। तीन ग्रह इसके वर्गोत्तम में है। किसकी कुंडली है सर ये? सर मेरे पुत्र की है सर ये। अरे वाह, क्या बात है। अब देखिए इस कुंडली में सहयोग भी बन रहा है, ठीक है। अब इसके लिए अच्छा से बजट बना के चलिएगा। जो चीज चाहिए इसको ए ग्रेड की ही चाहिए, छोटे मोटे से भला फुसला के काम नहीं चलेगा आपका, जान लीजिएगा।
राजयोग में पैदा हुआ है बच्चा। तो ये देखिए 3 ग्रह इसके वर्गोत्तम में है, ठीक है। तो ये वर्गोत्तम ये भी राजयोग के अंतर्गत आता है। आई बात समझ में? ये नवांश कुंडली आप कुछ नहीं देखना है, जैसे इसी में देख लिया कि यहाँ बुध तुला राशि में है, नवांश में भी तुला राशि में है। गुरु यहाँ धनु राशि में है तो नवांश में भी धनु राशि है, और शनि भी धनु राशि में है, वो मकर राशि में है, नवांश कुंडली भी मकर राशि में है, ठीक है। गुरुजी मेरे कुंडली गुरुजी लग्न ही अगर वर्गोत्तम हो तो क्या होगा? लग्न ही वर्गोत्तम हो, हाँ तो उसको भी श्रेष्ठ कहेंगे। बाकी अन्य ग्रहों की स्थिति भी देख लेंगे कि अन्य ग्रह भी हो तो और अच्छा कहेंगे, ठीक है। अब देखिए वर्गोत्तम, गुरुजी नीच का ग्रह वर्गोत्तम हो तो क्या फल कहेंगे? जाना सुनिए, नीच का ग्रह देखिए वर्गोत्तम अच्छा माना जाता है, परंतु ये सामान्य नियम है, इसका भी बात है, ठीक है। जैसे मान लीजिए शुक्र जो है, मीन राशि का शुक्र, ठीक, धनी करता है, और नीच राशि का शुक्र नवांश में दरिद्र करता है। तुला राशि का सूर्य अगर जो कुंडली में है, ठीक है, नीच का है, मान लीजिए लग्न कुंडली में, सुन लीजिए समझ गए होंगे, कुंडली में क्या हो, सूर्य तुला राशि में हो तो नीच का हुआ, ठीक, और नवांश कुंडली में भी तुला राशि हो गया तो वहां भी नीच का हुआ, तो हम क्या कहेंगे? वर्गोत्तम हुआ कहेंगे ना, नियम के अनुसार तो वर्गोत्तम कहेंगे कि भाई तुला राशि में सूर्य लग्न कुंडली में भी है और नवांश कुंडली में भी लग्न कुंडली में है, ठीक। लेकिन यहाँ पे वर्गोत्तम नहीं लगेगा, ये ध्यान रखना है। सूर्य का वर्गोत्तम तुला राशि पे नहीं लगेगा, तुला राशि में भी, लग्न में भी हो और नवांश में भी हो, ठीक है। वो सर ये नियम सभी पे लागू होगा या सिर्फ मतलब सभी नीच ग्रह पे लागू होगा या सिर्फ सूर्य के ऊपर ही लागू होगा? क्या ये नियम सिर्फ सूर्य के ऊपर ही लागू होगा, सभी ग्रहों के ऊपर लागू होगा जो भी सूर्य पे, ठीक है जी जी हाँ, और शुक्र पे भी लागू होगा। वो कहा कि मेषे जूक नवांश के देखे पापेक्षिते निर्धना, और फिर का कन्या राशि गते यदा ब्रुसे कन्या, और शुक्र पे भी लागू होगा। शुक्र भी अगर कन्या राशि में है और नवांश कुंडली में भी जाके कन्या राशि में हो गया तो नियम के अनुसार तो वर्गोत्तम होगा, कहेंगे कि हम लग्न में भी कन्या में है, नवांश में भी कन्या में है, लेकिन वहां पे शुक्र पे लागू नहीं होगा और सूर्य पे भी लागू नहीं होगा। सूर्य अगर जो तुला राशि पे है मतलब अपने नीच का है और नवांश कुंडली में भी नीच का हो जाए, तुला में हो जाए तो वर्गोत्तम तो होगा नियम के, लेकिन वहां पे अपवाद के स्वरूप में वहां पे इसका वर्गोत्तम सूर्य और शुक्र पे नहीं लागू होगा। कहा राजश्रेष्ठ कुलाग्रजापविक्त श्री पुत्र दारासना, अगर राज कुल में भी ऐसा व्यक्ति जन्म ले तो भी उसको धन से हीन होता है, प्रभावी होगी, ठीक है। ये नवांश कुंडली से देखेंगे। नवांश कुंडली हमने कहा होरा शास्त्र की पूरक कुंडली है, बिना उसकी सहायता से हम फलादेश कभी पूर्ण नहीं करेंगे। अभी हम पढ़ेंगे जब कैरियर काउंसलिंग करेंगे कि जातक कौन सा व्यवसाय करे, कौन सी पढ़ाई करे, कि उसको जो है पढ़ने के बाद डिग्री लेकर भटकना ना पड़े। होता है ना कुंडली में लिखा हो जो है डॉक्टर बनने का, कर लिया इंजीनियरिंग डिग्री लिए घूम रहा है, तो कैसे ज्योतिष के सहारे से हम ये निर्णय करेंगे कि ये विषय लेकर पढ़े, ये दुकान करे, ये व्यवसाय करे तो इसका व्यवसाय चलेगा। है कुंडली में लिखा हो चाय की दुकान खोल लिया, पान की दुकान नहीं चल रही है, ये सब कैसे हम जो निर्धारण करेंगे नवांश कुंडली का सहारा लेकर ही करेंगे, बिना उसके नहीं हम निर्णय कर सकते जातक की आजीविका। किसी का जब स्वरूप की बात आती है, जातक का कैसा स्वरूप होगा है, तो उसको हम नवांश कुंडली से जातक का कैसा रंग वर्ण इत्यादि होगा, तो वहां हम नवांश कुंडली का सहारा लेंगे, ठीक। जैसे देख लीजिए लग्न कुंडली क्या है, देखिए लग्न है 12 भाव होते हैं ना, प्रत्येक भाव 30 अंश का, तो 12 भाव कितने 360 अंश के हुए ना, और उसको जब हम प्राण में कन्वर्ट करेंगे तो 21,680 जिसको हम प्राण कहते हैं, ठीक। तो ये क्या, एक स्वस्थ व्यक्ति क्या करेगा 24 घंटे में 21,600 बार ही सांस लेता है, कहते हैं ना यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे,
ये कुंडली क्या है? ये कुंडली नहीं, ये आप है। कहते हैं जो हमारे शरीर में है वही ब्रह्मांड, पिंड तत् ब्रह्मांड है ना, वही बात है। 360 अंश, 21,680 प्राण जिसको कहते हैं, 124 घंटे में 21,600 बार सांस लेता है। और नवांश क्या है? नवांशों की संख्या क्या है? जब आप कुंडली पढ़ेंगे जो जानते होंगे 108 नवांश होते हैं, ठीक, जो जिसको प्राण कहा गया है। इसीलिए जो जब हम करते हैं जब संख्या, वो क्यों 108, इसीलिए 108 रखी जाती है। सीधे उससे जो तरंगे हैं वहां पे जो है पहुंचाने में मदद करती है। 108 की संख्या जो नवांशों की संख्या 108 है, ठीक है। तो इसको कुंडली को देखिए, आपका इससे संबंध बनेगा। अधिक से अधिक जो चक्र है ना 12 भाव, इसको देखते रहिए, खुद आपका चिंतन बढ़ेगा। खाली समय बैठे तो देखिए, खुद आपके दिमाग में चीजें आएंगी नई नई, और जितना आप पीछे हटेंगे उतना भी इसे आपसे भागता जाएगा, ठीक है जी। गुरुजी, सूर्य और शुक्र पे ये लागू क्यों नहीं होता है वर्गोत्तम का नियम? अब देखिए, सूर्य क्या है? राजा है, ठीक है। क्या है? राजा है। अब राजा को वहां पे नीच है और वहां पे भी जाके नीच हो जाएगा, तो राजा को वो कमजोर नहीं रहना ठीक नहीं माना जाता ना, कि राजा वहां भी हो यहां भी हो जाए। उसी तरह शुक्र हो गया, वो भी जो लक्ष्मी का कारक बताया गया, वो वहां भी वहां हो तो पूरा गड़बड़ मामला कर देगा। अन्य में चल जाता है कि चलो वहां भी है यहाँ भी, तो वो ठीक रहेगा। इसलिए सूर्य और शुक्र को छोड़ करके बाकी पे जो है ये लगेगा, वर्गोत्तम लगा सकते हैं, ठीक है। गुरुजी, कुंडली और नवमांस कुंडली वर्गोत्तम है तो भी ये राजयोग बनता है? हाँ, हो सकता है। अन्य ग्रहों का भी सहारा लेंगे, अन्य ग्रह वर्गोत्तम हो जाए तो और सहायक हो जाए। शनि भी वर्गोत्तम हो उनमें? हाँ, तब तो ठीक है, ले सकते। गुरुजी, अलग अलग ग्रह के अलग अलग फल होते हैं क्या? किसका? हाँ, जो ग्रह रहेगा, जिसका स्वरूप रहेगा, स्वभाव रहेगा, उसका अपना अपना फल होगा। शनि वर्गोत्तम है तो अपने स्वरूप के अनुसार फल देगा, शुक्र वर्गोत्तम है तो अपने अनुसार फल देगा, बुध स्वभाव के अनुसार फल देगा, ठीक। देवी ग्रहों का प्रभाव अलग अलग कौन कौन सा होता है या क्या क्या होता है? क्या ग्रहों का जो प्रभाव है स्वभाव का, मुझे कहाँ मतलब पता नहीं, वो कैसे पता चलेगा? वो पढ़ने से पता चलेगा। कोई किताब, ज्योतिष की कोई किताब रखे हैं? जी, भारतीय ज्योतिष है वो नैमित्तिक शास्त्री का। हाँ, तो उसमें ग्रहों का स्वरूप दिया होगा, कौन ग्रह किसके कारक हैं, ठीक है। जैसे गुरु है, ज्ञान का कारक है, ठीक, विद्या का, अध्यात्म का। तो अगर गुरु वर्गोत्तम है तो व्यक्ति क्या आध्यात्मिक होगा, विद्वान होगा, है, भक्ति वाला होगा। गुरुजी अभी पुस्तक बता दीजिए गुरुजी, जो पढ़ेंगे गुरुजी अभी। हाँ, अभी गुरुजी जो अभी हम लोग कोई पुस्तक ऐसा है गुरुजी जो अभी पढ़े, जो अभी हम लोग पढ़ सकते हैं ज्योति क्लास के साथ में? अरे जातक पारिजात रख लीजिए, फलदीपिका रख लीजिए, एक किताब तो रखिए ना फलित की जी, और पढ़ते। ये रखे 40 दिन में आप क्या पढ़ सकते हैं? हमने कहा ना 2 महीने की क्लास है। अगर मैं कहा मेष राशि में पढ़ाना चाहूं तो आपको 1 महीना पढ़ा सकता हूं, लेकिन नहीं, एक आप प्रवेश कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, थोड़ा फलादेश कर सकते हैं। बाकी आप लोगों को खुद पढ़ना होगा ना। अब सब चाहेंगे सब यही हो जाए तो नहीं, मुख्य चीजें हो जाएगी। अब देखिए, आप शांत रहिए। नवांश को D9 चार्ट कहते हैं क्या? कुंडली में प्रश्न ले लेते गुरु। एक मिनट, प्रश्न आया है, ले लेता हूं। ये तरुण कौशिक जी का प्रश्न है कि मेरी कुंडली में 2 भाव में भी सूर्य है, 12 भाव में नहीं है, तो भी मुझे चश्मा लगा है। हाँ, बिल्कुल सही बात है। केवल नेत्र के यही योग नहीं होते, ठीक है तरुण कौशिक जी। नेत्र के बहुत सारे योग जो है ज्योतिष में बताए गए। जी गुरुजी जी। अभी जब हम आगे पढ़ेंगे भाव भावेश राशि राशि के अनुसार काल पुरुष के अंग के विभाग से रोग, तब और चीजें क्लियर हो जाएगी, ठीक है जी गुरुदेव। गुरुजी प्रश्न था। अब पहले जिसका टाइप हुआ है उसका ले लें, ठीक है। और ललित जी
शुभ ग्रहों के साथ हो तो भी नहीं, शुभ ग्रहों के साथ होगा तो नहीं कहेंगे, पाप प्रभाव में हो तब। ठीक, ये दुर्गेश्वरी जी आपका क्या विशेष रूप से द्वितीय या तृतीय या किस भाव से द्वितीय लेंगे? द्वितीय से द्वितीय मतलब द्वितीय भाव का द्वितीय भाव को द्वितीय से द्वितीय करेंगे तो द्वितीय भाव का द्वितीय तृतीय भाव होगा, तो यहाँ पे नहीं लेंगे। ठीक है, चलिए, तो नीच ग्रह नीच का उत्तम हो जाए तो क्या फल कहेंगे? बिल्कुल फल अच्छा ही कहेंगे। ठीक है, इसीलिए मैं कहा नवमांश का केवल सूर्य शुक्र को छोड़ करके बाकी सबका अच्छा फल कहेंगे। इसीलिए हमने कहा कि नवमांश कुंडली देखना जरूरी है। वहां पे तो ठीक है, लेकिन वहां गड़बड़ा गया तो मामला सही नहीं होगा। रोहिणी जी आया समझ में? जी गुरुजी। गुरुजी को उल्टा हो जाए तो, जैसे मान लो लग्न में मान लो नीच का कोई ग्रह हो और नवांश में उच्च का हो जाए तो? हाँ, तो वहां पे अच्छा कहेंगे। ठीक है, सामंजस्य। अगर वहां पे नीचे वहां पे नीचे तो मिला जुलापन, अगर वहां है तो मतलब बहुत खराब नहीं रहेगा। वहां पे तो उच्च हो गया, मतलब जो नीच का फल देना था उतने उसमें कमी करेगा। ठीक, ये विराल पंडित जी, ये कुंडली में एक कुंडली में मंगल खराब है। अब बताइए, तो क्या एक आप मंगल वर्गोत्तम से पूरी कुंडली किसी की डिसाइड कर देंगे? हैं? विराल पंडित जी, आप एक जातक का फलादेश एक पूरा केवल एक शब्द पे मंगल के वर्गोत्तम पे डिपेंड कर दे रहे हैं और सारे योग देंगे नहीं। तब नीच के गुरु पर लागू होगा कि नहीं? तरुण कौशिक जी, मेरी राशि में 2 ग्रह नवमांश में है, मतलब वर्गोत्तम है। नीच के गुरु पर लागू होगा कि नहीं? नहीं लागू। मैंने कहा ना केवल सूर्य शुक्र पे। ये नवांश नवमांश ही है ना, बिल्कुल सेम ही है। यदि शुक्र कुंडली उच्च का है, नवांश कुंडली नीच का है, तो क्या जातक नहीं? अगर जो दोनों में नीच का हो तब, अगर कुंडली लग्न कुंडली में उच्च का है, नवांश में नीच का है, तो थोड़ा फल में न्यूनता कहेंगे। ठीक है, अगर दोनों पे नीच हो जाए तब वहां पे होगा। सूर्य के तुला तरीके तो सबको बता ही दिया गया, वही प्रश्न बार बार रिपीट हो। आप लोग प्रश्न पहले कर देते हैं, बाद में तो सूर्य और शुक्र केवल नीच का हो तो कुंडली और नवमांश में भी तभी रूल लागू होगा, या सभी राशियों में अदर। केवल सूर्य और शुक्र की बात की, वही बार बार रिपीट हो रही। चलिए बस करिए। राहु केतु की दृष्टि गुरुवत का प्रमाण किस आचार्य ने दिया है, किस ग्रंथ ने दिया है? ये दिया है, भेज दूंगा आपको श्लोक। ये नहीं लिखा है शब्द की राहु गुरु के जैसे ही राहु केतु की दृष्टि, ये मैं आपको याद करने का ट्रिक बताया। वहां पे कहा सुत मदन नवांते पूर्ण दृष्टि तमस्य, मतलब सुत पंचम, मदन मतलब सप्तम, नव मतलब नव। ठीक है, वहां पे बताया कि जो है राहु केतु की दृष्टि, तमस्य में जो तमो ग्रह है उनकी दृष्टि होती है। ठीक है, ये आया है ग्रंथ में। आप लेखराज की प्रश्न वो है 85 का, लेखराज शर्मा की, तो उसमें देखेंगे, टीका मिल जाएगा आपको। पंचानन जी, पंचानन जी, जी गुरु जी, जी गुरु जी, जी गुरु जी, ये क्या प्रश्न किए हैं आप? गुरु जी मंगल और शनि दोनों एक ही घर में, कोई विशेष रत्न पहने गुरु जी? ये आप दूसरी बात शायद क्लास कर रहे हैं। ठीक है जी गुरु जी। रत्न का प्रसंग चल रहा है नहीं गुरु जी। तब ये प्रश्न उचित था यहाँ पे? नहीं गुरु जी। जो पढ़ाए हैं उसमें तो आप जानते हैं, रत्न की कक्षा अलग से लेता हूं ना मैं। जी गुरु जी। उसमें सब बताया जाता है ना। जी गुरु तो जब आप इस तरह से करेंगे तो फिर अन्य लोगों को क्या? जी गुरु जी। व्यक्तिगत प्रश्न आप हमसे व्हाट्सएप में भी पूछ सकते हैं, लेकिन ये प्रश्न की अगर चर्चा मैं करूंगा और जिनको अभी नवरत्नों के बारे में जानकारी नहीं है उनके लिए तो फिर वही होगा ना। जी गुरु जी, क्षम्यताम गुरु जी। उसी तरह जो प्रसंग चले उसका प्रश्न आपसे नहीं, मैं सबसे कह रहा हूँ। आप जानते कि रत्न की एक कक्षा में अलग से लेता हूँ, केवल एक दिन केवल रत्न को ही के बारे में चर्चा करता हूँ। ठीक, तो वहां रत्न की कक्षा कब होती है सर? इसी में होगी सर, किसी दिन जैसे आज पढ़ाया ना
इसी किसी दिन रत्न के बारे में पढ़ा दूंगा, किसी दिन कुछ पढ़ा दूंगा, इसी में चलेगा। ठीक है, एक दिन रत्न के बारे में बताऊंगा, तो उस दिन चले जो चले उसका वो करना चाहिए, तो सबके समझ में है। और रत्न आप जानते हैं, और कोई अन्य लोगों को नवरत्न बारे में पता नहीं। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही। गुरुजी आज का पेज कौन सा पेज गुरुजी? आज पुस्तक आया है तो पेज नंबर बता दीजिए गुरुजी। क्या पुस्तक? जो जातक परिजात का पुस्तक आज आया है, मंगाया था, आज जो पढ़ा है कौन सा पेज में है गुरुजी? कौन से वेद में है? हाँ जी गुरुजी। कौन से पेज में है गुरुजी? कौन से पेज में है? पेज नंबर कौन सा में आएगा जो आज जो पढ़ाया गया? इस किताब की पेज में जातक पारिजात के कौन से पृष्ठ में पुस्तक गुरुजी आया मेरा? अरे जातक पारिजात में आपको पहले मिल जाएगा, वर्गोत्तम की जहाँ चर्चा की है। बृहद जातक में वर्गोत्तम कहा, सिंहो प्रथम वो वर्गोत्तमाचरादि पूर्व मध्य पर्यंत का सुफल नौ भाग संज्ञा, वो तो वहां पे कहा चर राशि का जो है पहला स्थिर राशि का पांचवा, दुष्भाव राशि का नौवां नवांश वर्गोत्तम होता है। लेकिन वो मैं शॉर्टकट तरीके से बताया कि लग्न में जिसमें बैठ जाए वही नवांश में बैठ जाए। ठीक है, तो वहां पे आ जाएगा आप। और जातक पारिजात में जो मैं शुक्र का ये बताया ना, शुक्र सूर्य का, तो वो जातक भंग के दूसरे तीसरे श्लोक में मिल जाएगा। अब ये देखिए कहाँ कैसे है, मैं आपको कोई एक पार्टिकुलर किताब से नहीं पढ़ा रहा हूँ, जहां जैसे मुख्य रूप से आपको मेन चीजें आपके सामने रख रहा हूँ। ठीक है जी गुरुजी, हमारे पास ज्योतिष की एक भी किताब नहीं है, कौन सी लेवे? किताब रखिए तो भारतीय ज्योतिष रख लीजिए, नेमचंद्र शास्त्री की। ठीक, और दूसरी एक क्वेश्चन मेरे पास है, मैंने मैसेज किया था। क्या? सूर्य वृश्चिक राशि में है और शुक्र धनु राशि में, दोनों के लग्न में भी है, नवमांश में भी है। ऐसे स्थिति में वर्गोत्तम की क्या स्थिति बनाया जा सकता है? सूर्य किस में है? सूर्य वृश्चिक राशि में है। लग्न में? लग्न में भी है, लग्न में नहीं है, तृतीय मतलब तृतीय हाउस में है। हाँ, और लग्न में भी है और नवमांश में भी है। और शुक्र है धनु राशि में, लग्न में भी नवमांश में भी। आप नहीं वर्गोत्तम समझे। लग्न में अगर शुक्र वृश्चिक राशि हो, लग्न कुंडली में, नवांश कुंडली में भी वृश्चिक राशि में हो जाए तब वर्गोत्तम होगा ना। दोनों में, लग्न में भी है, नवमांश में भी है। हाँ तो है, ठीक है, वर्गोत्तम है, वो अपना फल देगा वर्गोत्तम का। अच्छा, ठीक है, मतलब तुला राशि के अतिरिक्त कोई भी में चलेगा, उसे उच्च का होना चाहिए। कोई भी चलेगा। तुला नहीं, कन्या। अच्छा, नीच का। ठीक है, शुक्र जो है कन्या जो नीच का है, लग्न में नीच का हो जाए, मतलब शुक्र लग्न में नीच का हो जाए, कन्या में भी नीच का, तो नवांश में भी नीच का हो जाए। इसीलिए उच्च नीच सब लोग याद कर लीजिए। ठीक है जी, हाँ, सब लोग याद करिए उच्च नीच। ठीक है, हाँ गुरुदेव।